सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। प्यारी बुआ जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत प्यारा नमस्कार, प्रणाम आपको, प्यार भरा नमस्कार। और आपका स्वागत है। भाई ये जो गर्मजोशी वाला स्वागत है ना, मजा आ गया सुनकर। वाह वाह, बिल्कुल, मजा हमेशा आना चाहिए, यही तो जीवन जीने की कला है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई कि जीवन जीने की कला है, और इसीलिए हम सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहते हैं। हाँ, है कि नहीं? और इन छोटी छोटी बातों का, खुशियों का आनंद लेते रहें और इस आनंद के साथ जीते रहें, तो देखिए फिर परीक्षा जो होती है ना, वो भी बड़ी आसानी से कट जाती है, वरना परीक्षा की घबराहट हमेशा रहती है। भूल गई तुम, कितना अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरीके से घबराहट होती है। किसी के पेट गुड़गुड़ाने लगता है, कोई तो अपने मुंह पर हाथ रखेगा और कहेगा पेट में दर्द हो रहा है, ये भूल जाता है कि दांत दबा रहा है वो अपना। जी, वैसे बुआ जी एक बात है कि परीक्षा जीवन के किसी भी मोड़ पर हो और किसी भी तरह की हो, घबराहट एक जैसी होती है। हाँ भाई, लेकिन मंजू एक बात तो है कि आज जो हम लोगों ने रखा है, क्योंकि चूंकि बच्चों की परीक्षा चल रही है, तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखे कि उनको किस किस तरीके की घबराहट होती है। आज आपको याद आ रहा होगा कि आपके संग क्या क्या होता था, तो जरा बता देंगे हमारी बहनें, हमारे भाई बंधु, तो मजा आएगा ना। हाँ बिल्कुल, बताइए आप हमें कि जब आपके परीक्षा के दिन होते थे तो आपको किस तरह की घबराहट होती थी, कैसी घबराहट होती थी, और उस घबराहट से निजात पाने के लिए आप क्या करते थे, या फिर ऐसा भी होता है कि परीक्षा खत्म होने के बाद ही वो घबराहट खत्म होती है। बिल्कुल सही बात है। या फिर घर वाले भी कभी कभी साथ दे देते हैं इस बात के लिए, बेटा घबराओ मत, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जैसा भी होगा ठीक होगा, जिस भी आप कैटेगरी में पास होंगे कोई बात नहीं चलेगा। अगर इस तरह का संबल मिल जाता है तो उस घबराहट से थोड़ा सा हमें शांति मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, या आपने खुद भी ऐसा किया होगा कि आप इतने मस्त रहे होंगे कि सारी घबराहट माता पिता को हो जाए, तो ऐसे लोग भी साझा करें। ऐसा नहीं है कि आप केवल घबराते थे तो ही आप अपनी बातें साझा करें, बल्कि अगर आप बहुत मस्त मौला ढंग से आपने परीक्षा दी है तो वो भी बताइए। देखते हैं कि ये भी कुछ तरीका होगा अनोखा, है ना? तो आप हमें ये जरूर बताइए। और इसके अलावा कहीं घूमने जाने की भी थोड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक जीवन जीने की कला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम घूमने चलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, तो भाई हम बराबर कहते हैं मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है, लेकिन ये हमारे देश की वर्ल्ड फेमस जो है स्टैच्यू है। तो ये हम देखने चलेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। और यही नहीं, इसके आसपास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने के लायक है। तो आप एक बार जब वहां जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप देखें, लेकिन आसपास में जो घूमने लायक जगह हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा विचार करके और उस तरह का प्रोग्राम बना करके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम कह रहे थे कि ये जो खास जगह है जो विश्व की सबसे बड़ी बनी है, उसको देखा जाए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और आज जो खास दिन है विश्व तपेदिक दिवस, यानी कि सारे मनोरंजन के साथ, बाकी चीजों के साथ, घूमने फिरने के साथ, ये स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ हैं तो ये सब जीने की कला अपने आप आ जाती है। परीक्षा की घबराहट भी थोड़ा संभली रहती है ना? जी, तो सबसे पहले सेहत की बात। आज विश्व तपेदिक दिवस, या यूं कहें कि क्षय रोग भी कहते हैं इसे, यक्ष्मा कहते हैं, राज रोग भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहें तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है। तो टीबी फेफड़ों से जुड़ी हुई एक बीमारी है, लेकिन इससे शरीर के अन्य हिस्से भी प्रभावित होते हैं। और बुआ जी, एक ऐसा समय था जब ये बीमारी लाइलाज थी, इसके इलाज के बारे में पता नहीं था, तब लोग इसके बारे में सुनकर ही बहुत घबरा जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो दिन है, यानी कि आज जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। क्या बात है। और उनकी ये खोज जो है आगे चलकर ट्यूबरकुलोसिस के निदान और इलाज में काफी मददगार साबित हुई। इस योगदान के लिए इस जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस तरह से फिर भाई देखो, हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षय रोग के सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक नतीजों पर दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए, और दुनिया से कोशिश तो देखो सबकी यही रहती है कि कोई भी बीमारी वो खत्म हो जाए, तो कुछ इसी तरह से क्षय रोग के खात्मे की कोशिशें भी तेज कर
करने के लिए ये दिन मनाया जाने लगा, और जो इसके बचाव के भी बहुत सारे उपाय हैं उसके लिए लोग सजग रहें इसलिए मनाते हैं। बिल्कुल, कोशिश ये होती है कि जड़ मूल से इसका उन्मूलन किया जाए, और किस तरह से किया जाए, किस तरह से इसे बचाव किया जाए, ये सब समझाने के लिए ऐसे दिन हम मनाया करते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक ट्यूबरकुलोसिस अभी भी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के जरिए या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। इस बीमारी में रोगी के बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन का कम होना और बुखार के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है या ऐसा कोई भी लक्षण नजर आता है तो तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं और पता लगाएं कि कहीं ये टीबी तो नहीं है। बिल्कुल। और वैसे तो देखा जाए तो सब जानते हैं कि क्षय रोग जो है फेफड़ों का रोग है, और इसे प्रारंभिक अवस्था में न रोका जाए तो ये रक्त प्रवाह के साथ फेफड़ों के बाद शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है, जैसे कि हड्डियां, हड्डियों के जोड़, लिम्फ ग्रंथियां, आंत, मूत्र व प्रजनन तंत्र के जो अंग होते हैं उनमें फैल सकता है। त्वचा और मस्तिष्क के ऊपरी झिल्ली तक ये पहुंच सकता है। बिल्कुल। और रोग से प्रभावित अंगों में छोटी छोटी गांठ यानी कि ट्यूबरकल्स बन जाते हैं, और उपचार अगर ना हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रभावित अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, और यही मृत्यु का कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही हमें समझ जाना है, और इसीलिए पता चलते ही तुरंत इलाज करवाना चाहिए। और अब चूंकि इसका इलाज संभव है तो हमें करवाना ही चाहिए अगर ऐसी कोई समस्या है। हालांकि बहुत लंबा चलता है इलाज, लोग घबरा जाते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू भी कह सकते हैं कि लोग घबरा कर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा न करें, क्योंकि दोबारा होने में ज्यादा और खतरा बढ़ जाता है। तो भाई हम लोग तो यही कहेंगे कि इसके कारण को जान लें तो होने से भी बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों में अगर देखा जाए तो अपर्याप्त और कम पौष्टिक तत्व वाले अगर हम भोजन लेते हैं तो, और इससे में जो होता है कि जरूरी तत्व जो नहीं मिल पाते हमारे शरीर को, तो जाहिर है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और फिर जो भी रोग होती है, जो भी रोग होता है उसके बढ़ने की संभावना तो हो ही जाती है, लेकिन हाँ, क्षय रोग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल। तो अन्य कारणों में की अगर हम बात करें तो वो है कि स्वच्छता का अभाव, या फिर कम जगह पर बहुत सारे लोग अगर एक साथ रहते हैं तो भी क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है टीबी के फैलने का। और जिस व्यक्ति को टीबी है उसके संपर्क में रहने से, उसकी वस्तुओं का सेवन या प्रयोग करने से भी टीबी हो सकती है। और ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया सांस द्वारा फेफड़ों में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो ये सब कारण है। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखिए। और देखो ना, सांस से जब होती है ना कोई भी छुआछूत वाली बीमारी, जैसे संक्रमण जब होता है तो उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। कितना भी आप संभल के रहें, सांस है, अब वो सांस कितनी दूर तक जा रही है, जब कफ निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, वो उसका दूर तक फैलाव होता है, तो उससे बचना मुश्किल तो है। और एक बात और इसकी बड़ी खतरनाक है, वो ये है कि जो इसका जो जीवाणु है वो शरीर में सुप्त अवस्था में, सोती हुई अवस्था में बहुत वर्षों तक रहता है, और हानि नहीं पहुंचती तो हमें पता ही नहीं चलता। और बस, लेकिन अब ये बात होती है कि फिर पता कब चलता है, जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो जाहिर है कि फिर ये अपना सिर उठाते हैं और आक्रमण कर बैठते हैं बड़े मजे से। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाए रखें। ये और इसके लिए जरूरी है कि आप पौष्टिक भोजन करें। बाकी अपनी जो हमारे रहने सहने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव बहुत जरूरी है, जो हम लोग बार बार बातें करते हैं ना, स्वच्छता का ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल रखें, और सुबह टहलें, शुद्ध हवा लें। तो भाई ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण जो होते हैं उसमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और फेफड़ों के कैंसर के लक्षण से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। हाँ, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जांच करवाना जरूरी है। और टीबी के अगर अन्य लक्षणों की बात करें तो जैसे प्रारंभिक अवस्था में अगर हो चुका है तो उसके बाद जो लक्षण नजर आते हैं वो है कि भूख नहीं लगना, वजन का अचानक कम होना, बेचैनी और सुस्ती छाई रहना, सीने में दर्द का एहसास होना, थकावट, रात में पसीना आना, हल्का बुखार रहना, हरारत रहना, खांसी आना, या फिर खांसी में बलगम और बलगम में खून आना, ये भी लक्षण है। इसके अलावा गर्दन की जो लिम्फ ग्रंथियां होती है उनमें सूजन आ जाती है। तो ऐसे लक्षण अगर दिख रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, वैसे भी कहते हैं ना कि 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी है और नहीं थम रही है बाकी इलाज से, तो आप तुरंत सजग हो जाएं और थोड़ा सा सोच तो लें। वैसे तो कहते हैं नकारात्मक बात नहीं सोचे, लेकिन बेहतर होने के लिए आप एक बार तो सोच लें कि ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि उपचार जो होता है अगर शुरुआती दिनों में कर ले तो अच्छा है। और उपचार में इसमें सब जानते ही हैं कि एक्सरे लिया जाता है सीने का, फिर थूक और बलगम की जांच होती है जो कि लेबोरेटरी में जाके होती है, फिर अलग अलग एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है ताकि संक्रमण समाप्त हो जाए। और उपचार
6 से 9 महीने तक तो चलता ही है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से नियमित रूप से अगर दवा लेते रहेंगे तब इतनी ही अवधि रहेगी, नहीं तो बढ़ जाएगी। हाँ। है ना, और फिर खतरा भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और इस रोग की दवा लेने में जो जैसा कि आपने बताया कि अनियमितता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक भी डोज अगर इसका नहीं लेते हैं तो फिर वो जो बैक्टीरिया जो मरने की गति है वो और धीमी हो जाती है, क्योंकि वैसे भी ये बैक्टीरिया बहुत धीरे धीरे मरते हैं, इसीलिए इसका इलाज लंबा चलता है। और अगर उसमें दवाई नहीं ले तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें आ जाती है, बैक्टीरिया में आ जाती है, और फिर वो जो है वो दवाइयां असर करना बंद कर देती, उसके बाद में और भी ज्यादा हाई एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें दवा बिल्कुल समय पर लेनी है, जितने मात्रा में बताई गई है और जितने समय तक लेने के लिए कहा गया है वो लेना जरूरी है। और इसके अलावा जब उपचार चल रहा है उस दौरान पौष्टिक भोजन लेना बहुत जरूरी है। अच्छे फल खाएं, आप सब्जियां खाएं, दालें खाएं, और जो नशीले पदार्थों के सेवन से आप बचे रहें, धूम्रपान से बचे रहें, ये बहुत आवश्यक है। धूम्रपान, नशीले पदार्थ, ये तो भाई पहले भी बाद में कभी ना करें तो बेहतर है। हमेशा बचे रहे, हमेशा बचे रहे। और इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं, क्योंकि इसमें खाना जो होता है बहुत रिच खाना लेना पड़ता है ना। हाँ। और वो सबके सामर्थ्य में नहीं होता, इसलिए इसको हाथ जोड़ते हैं कि भैया तुम दूर रहना, है कि नहीं। और नियमित रूप की जो बात है ना, एंटीबायोटिक के बारे में मंजू वैसे सब जानते हैं कि अगर आपने 5 दिन का भी अगर कोई कोर्स है, आपने 3 दिन किया, छोड़ दिया, तो आपको फिर 0 से शुरू करना पड़ता है, फिर 5 दिन अलग से करना पड़ता है। तो भाई इससे अच्छा है ना कि एक बार में सब निपटा लीजिए, है कि नहीं। जी बिल्कुल। और हम भी निपटाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन बातों के साथ में गानों का थोड़ा सा तड़का भी लगाते रहे तो थोड़ा मजा आ जाता है ना बुआ जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनते गीत।
तो बुआ जी, आरती फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवा दिया, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना था। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। हाँ, और इसीलिए तो हम याद दिलाते रहते हैं कि भाई कहाँ कहाँ आपको घूमना है, हाँ। जीने की कौन कौन सी कला है, और आपने क्या क्या बचपन में कितना झूठ बोला था, घबराहट सच में हुई थी परीक्षा के समय कि नहीं, ये भी बताइए। है कि नहीं? बताइए। और बहुत सारे श्रोताओं ने तो लिखना शुरू भी कर दिया, बहुत सारे अपने दिल की बातें वो बताने भी लगे हैं। लेकिन पहले हम थोड़ा घूम फिर आते हैं, हाँ, हाँ, पर्यटन की बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आपको नर्मदा जिले में केवड़िया डैम पहुंचना होगा। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल की है। इसमें 135 मीटर की ऊंचाई पर प्रतिमा के अंदर एक दर्शक गैलरी है जिसकी पर्यटक क्षमता 200 है। और इसके पेडेस्टल भाग पर एक विशाल प्रदर्शनी हॉल है जिसमें सरदार पटेल के जीवन के बारे में विवरण, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके संघर्ष, रियासतों के विलय, जनजातीय लोगों के जीवन, संस्कृति और सरदार सरोवर बांध को तस्वीरों और फिल्म के जरिए प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ एक लेजर शो भी शाम को आयोजित होता है जिसमें सरदार पटेल के जीवन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके संघर्ष और रियासतों के विलय का प्रदर्शन किया जाता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास और भी कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां आप देखने के लिए जा सकते हैं। सरदार सरोवर डैम ही है जैसे, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंक्रीट ग्रेविटी में से एक है। 1.2 किलोमीटर लंबे डैम की ऊंचाई सबसे गहरे नींव वाले स्तर से 163 मीटर है। और इसमें 30 रेडियल ग्रेट हैं जिनका वजन सोचो जरा 450 टन के करीब है। हाँ, तो इतना बड़ा ये डैम है तो देखने लायक तो जरूर होगा। अब रिवर राफ्टिंग की हम बात करते हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी नर्मदा में रिवर राफ्टिंग का आप आनंद ले सकते हैं। 5 किलोमीटर लंबे इस सफर में कई उतार चढ़ाव के साथ मोड़दार घुमाव इस सफर को और भी ज्यादा रोमांचक बनाते हैं। तो रोमांच का जिनको शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है बुआ जी कि जैसे ना ऊपर से कूदना या पहाड़ चढ़ना या समुद्र के अंदर तैरना या फिर वहां डुबकी लगाना, और इस तरह के रोमांचक कारनामों में उन्हें बड़ा मजा आता है। तो उनके लिए भी एक ये बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन नहीं भी अगर आपको रोमांच में मजा आता है तो भी जाएं तो रोमांच होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि रोमांच में मजा आपको आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब जाएंगे तभी तो पता चलेगा। और वैसे भी जैसे कि हम लोग पहले ही बता रहे हैं कि आसपास और भी बहुत सारी जगह है घूमने की। तो अब वहां पर कैक्टस गार्डन भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है ये। और बड़ी विशिष्ट बॉटनिकल गार्डन है जिसमें कैक्टी के कई जो है आप विविध तरीके से उनकी जो वैरायटी है वो देख सकते हैं, कितनी विविधता है कैक्टी में। और इस गार्डन को बनाने के पीछे मकसद यही है कि लोगों को डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि जो रेगिस्तान का जो इकोसिस्टम है पूरे वातावरण का, उसका आपको अनुभव मिल सके। और 20 एकड़ का परिसर है। आप सोचो कितना बड़ा है, विशाल है। और यहाँ 350 प्रजातियों के 30,000 पौधे हैं। और इन पौधों के जो मूल दुनिया भर के 17 देशों में हैं और अधिकतर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका से हैं। यानी इतने देशों से यहाँ पर कैक्टस लाए गए हैं और उन्हें उगाए गए हैं, तो उन्हें देखने में कितना मजा भी आएगा। और आपको ये भी तो अनुभूति होगी ना कि उत्तरी अमेरिका में कैसा क्या चीज होती है, दक्षिणी अमेरिका में कैसी क्या चीज होती है, अमेरिका और अफ्रीका में क्या क्या होता है। हाँ। तो बस हिंदुस्तान में बैठ के देख लीजिए। हाँ, और बुआ जी मुझे एक बात बड़ी जो रोमांचित करती है कैक्टस के बारे में, वो ये है कि वैसे तो वो रेगिस्तानी पौधे हैं और उनमें बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन उन कांटों के बीच में बहुत सुंदर खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो ये बात बड़ी रोमांचित करती है मुझे, इसलिए मुझे कैक्टस देखने में मजा आता है। भाई तो शायद देखो रोमांचित तो करती है, उसके संग संग फिर अब बात आती है तो जीवन जीने की कला का एक जो है बिंदु यहाँ पर भी है आपको। किस तरह से आप कांटों के बीच में भी खूबसूरती अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं या यूं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुशी दे सकते हैं। भाई मंजू को खुशी मिलती है तो बाकी को भी तो मिलती होगी ना। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, और भी जगह है देखने लायक। जंगल सफारी, ये 5,58,240 वर्ग मीटर में फैला हुआ जंगल सफारी नर्मदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसमें दुर्लभ प्रजातियों के जीवों के दर्शन किए जा सकते हैं। अब चलते हैं बटरफ्लाई गार्डन में, जहाँ की तितलियों का जिसको कह सकते हैं बगीचा है। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच फूलों की घाटी में तितलियों का एक बाग स्थित है। नर्मदा के किनारे बसा होने के कारण इसका आकर्षण और बढ़ जाता है। इस बाग में 80 से अधिक प्रजातियों की तितलियां हैं। 6 एकड़ में स्थित इस बगीचे में 150 प्रजातियों
के पौधों को लगाया गया है। और इसके बाद चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की हम बात करते हैं। देखिए ये एक अनोखा लगता है ना बुआ जी, बिल्कुल चिल्ड्रन ऐसा नहीं सुना कभी। हाँ, ऐसा कभी सुना नहीं है। और ये दुनिया का पहला तकनीक आधारित थीम पार्क है और इसे बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण की भूमिका समझाना। इस पार्क में बच्चों को स्वास्थ्यप्रद भोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पार्क में बच्चों के सिखाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है और इसमें न्यूट्री एक्सप्रेस के नाम से एक टॉय ट्रेन है जो बच्चों को खेल खेल में पोषण के बारे में जानकारी देती है। तो ये कितनी मजेदार बात है बुआ जी, देखिए कि बच्चे आनंद भी ले लेते हैं, टॉय ट्रेन का आनंद भी लेते हैं और साथ ही साथ उसी के साथ अगर ज्ञान की बात भी अगर उन तक पहुंच जाती है और माता पिता तक भी ये बात पहुंच जाती है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो अगर इस तरह का पार्क हो तो उसमें घूमना फिरना, आनंद और ज्ञान सब कुछ साथ में होगा। बिल्कुल कह सकते हैं ना कि जो दवा है वो बड़े अच्छे ढंग से मिठाई में लपेट के दी जाती है। और वैसे इतनी कड़वी चीज तो नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो रिवर क्रूज जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए एक रोमांच का अनुभव होता है इससे जाना। अब अनुभव लेना हो तो जाहिर है कि रॉयल क्रूज की सवारी की जा सकती है और इसके जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्रूज से नजारा भी लिया जा सकता है। तो दूर से देखने का अपना ही मजा है ना। और इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास कई दूसरी जगह भी है जहां जाना लोग पसंद करते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह है और कुछ धार्मिक आस्था से जुड़ी जगह है और कई जगह तो ऐसी है जो दोनों चीजों के मेल वाली जगह है। तो आपकी पसंद और वक्त के हिसाब से आप प्लानिंग करें कि आपको कहाँ जाना है और कितना समय बिताना है। और जिन जगहों के बारे में हम बात करें तो उनमें से कुछ के नाम हम आपको बता देते हैं कि झरवानी धोध और झरवानी इको कैंप साइट, इसके अलावा शूलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर है, ये भी आप देख सकते हैं। और राजवंत पैलेस है, हरसिद्धि माता जी का मंदिर है, कुबेर भंडारी करनाली ये भी एक जगह है देखने लायक। और इसके अलावा नीलकंठ धाम स्वामी नारायण मंदिर पोईचा में है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये सारी की सारी जगह जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप जा सकते हैं वहां पर। बिल्कुल जाइए ही, बल्कि पहुंचने के लिए तो सब व्यवस्था है ही, क्योंकि जो लोग रेल से जाना चाहते हैं पहले वडोदरा जाना होगा, फिर भरूच या अंकलेश्वर से जाना होगा आपको, फिर अंकलेश्वर जाना होगा भरूच, और उसके बाद आप ऑटो टैक्सी कैब बस जिससे भी आप जाना चाहे जा सकते हैं। वडोदरा से 90 किलोमीटर और भरूच अंकलेश्वर 91 किलोमीटर। हाँ, और तो आप ऐसे जा सकते हैं। हवाई मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो आपको पहले वडोदरा जाना होगा, वहां पर है हवाई अड्डा, और इसके अलावा सूरत, इस यहाँ से फिर आप जा सकते हैं किसी भी साधन से। और जैसा कि अभी बताया गया है कि वडोदरा से ये 90 किलोमीटर है और सूरत से 149 यानी कि 149 किलोमीटर है। तो ये आपको फिर सड़क मार्ग से यात्रा करनी होगी। और तो भाई आप करनी तो होगी, आपको अगर जाना है तो आप देखो जहाँ चाह वहाँ रहा, तो आप जैसे भी जा सकते हैं। और हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई वडोदरा में पोस्टेड हैं और हम और मेरी बहन 2008 में भाई दूज के दिन गए थे। बड़ी भाई बहुत अच्छी बात है, खूब आनंद किया। और ये बता रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब हम जाते हैं विशालकाय मूर्त है और लिफ्ट से उनके सीने तक अंदर से जाते हैं, देखकर हैरान हो गए थे, बिल्कुल सजीव लग रहा था कि सचमुच वो ही खड़े हैं। बहुत सुंदर आधुनिक चमकते हुए फर्श या ग्रेनाइट या मार्बल से बना है और उनके जीवन को दर्शाती फिल्म अनवरत चल रही थी। बाग बगीचे बस देखते ही बनते हैं। अभी भी काम जारी था जिस समय ये गई थी, बता रही हैं, और अब कितना और बन गया होगा, दर्शनीय स्थल है। वाह क्या बात है। और इसके अलावा बुआ जी हम सड़क मार्ग से कैसे जा सकते हैं ये भी बता देते हैं। जैसे कि अभी हमने वडोदरा और सूरत की बात की, इसके अलावा अंकलेश्वर और भरूच से भी आप जा सकते हैं। तो जैसे वडोदरा जाएंगे वहां से कपूराई चोकड़ी, दभोई, सेगवा, पोईचा, राजपीपला, और उसके बाद ये 4-5 स्टेशन के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप वहां जा सकते हैं। तो आप जब भी मौका मिले, छुट्टी हो आपकी, तो आप प्लान बनाइए जाने का, और हम प्लान बना रहे हैं गीत सुनाने का। हाँ बिल्कुल सुना देते हैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने
बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है, जैसे छलके हुए हों पैमाने। तेरे होठों पे वो खामोशी है, जैसे बिखरे हुए हों अफसाने। तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है, जैसे काली घटा बहारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताजगी भर ले। एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले। नगमगर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। बुआ जी, ये गाना हमने सुनवा दिया। घराना फिल्म से ये गाना है, और इस गाने का भी जवाब नहीं है भाई, है कि नहीं? वैसे तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे ऐसे गाने सुनवाएं जो वर्ल्ड फेमस रहें, है कि नहीं? हाँ, तो और हमारे साथी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं वैसे, है कि नहीं? उनको भी मजा आता है। हाँ, जीने की कला के बारे में बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है कि हर एक का नजरिया अपना अलग अलग होता है जीवन के प्रति। वो सोचते हैं कुछ अलग तरह से, जीवन को जीते हैं कुछ अलग तरह से। बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां बिखरी होती है बुआ जी हमारे जीवन में, लेकिन हम सोचते क्या है कि नहीं, ये छोटी छोटी बातें ये थोड़ी कोई मायने रखती है। जब तक कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी ऊंचाई ना हासिल कर ले, बहुत सारा धन ना आ जाए, बहुत सारे ऐशो आराम ना आ जाए, तब तक जीना भी कोई जीना है ऐसा सोचा जाता है। जी हाँ, लेकिन दरअसल बिल्कुल होता है कि हम लोग पहले तो बस छोटे छोटे भी हम कोई घर में उपकरण खरीद लेते थे, तो तुरंत पार्टी हो जाती थी। चलो नहीं तो चाय ही पिला दो एक दूसरे को, है ना? अब बड़ी बड़ी चीजें भी आ जाती है। अरे तो कोई वॉशिंग मशीन ही तो खरीदा है, फ्रिज ही तो खरीदा है, ये कौन सी बड़ी चीज है? तो भाई किसमें फिर करवाएंगे? क्या मकान तो एक ही बार बनता है ना, उसमें भी बड़ी सी पार्टी दे दी जाती है जी। तो ये छोटे छोटे जो है ना चीजें मिलती रहे तो उसको हम पूरा आनंद लें उसमें, और सिर्फ अकेले आनंद न लें, क्योंकि जो खरीदता है उसे खुशी तो होती है, जो कुछ भी करता है। बिल्कुल अपने साथ में लोगों को शामिल कर लें और खुशियां आसपास भी बिखेरें, फिर देखिए कितनी आपकी जो जिंदगी है कितनी खूबसूरत हो जाती है कि नहीं? और हमेशा अक्सर आदमी को या व्यक्ति को हमने देखा है कि तारीफ की बड़ी भूख होती है, और सोचते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, हमारे बारे में कुछ कहे और कुछ अच्छा बोले तो हमें अच्छा लगेगा, या फिर तब उस चीज से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमें अपना आत्म मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए।
चाहिए, खुद अपने बारे में सोचें और अपनी तारीफ भी खुद करें और सोचें कि हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं या नहीं, क्या हमारे अंदर और कुछ ठीक करने की आवश्यकता है, या जो कुछ चल रहा है सब ठीक है, या फिर तारीफ करने के हम लायक हैं या नहीं, या हमें बनना है तारीफ के लायक तो हमें क्या करना होगा। इस तरह से दूसरों की तारीफ की भूख ना रखें, बल्कि अपना मूल्यांकन खुद करें कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं, कितनी और अच्छा करने की गुंजाइश है, क्या करना चाहिए। तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, और गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप स्वयं देखें, बिल्कुल सही बात है कि इसकी लगाम जो है वो किसी और के हाथ में न दें या निर्भर न रहें। वैसे तो लोग ले लेते हैं बड़े मजे से अपने अपने आप, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, आपको खुद ही बताते रहते हैं, अरे नहीं भाई ये वाला जो तुम्हारा है ना घर का ये कमरा ठीक नहीं है, इसको जरा ठीक से रखा करो, है ना, या अरे तुम क्या कपड़े कैसे पहन लेती हो, बाल तुम कैसे बनाते हो। तो भाई ऐसा नहीं है, आप अपने में खुश रहें, और कमी और उसकी जो बात होती है वो आपको स्वयं पता होती है कि हमने क्या थोड़ा सा 19-20 क्या किया है, ये सबको पता है, सबकी अंतरात्मा बताती है। तो इसके लिए आप तैयार हैं और आप खुद उसे ठीक से देखें। और हमें लगता है एक समय हो चुका है, छोटा सा अंतराल ले लें। जी बुआ जी, हम कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। बुआ जी, ब्रेक का समय पूरा हुआ, देखिए हम फिर उपस्थित हो गए हैं। हम तो हाजिर हो ही गए, क्योंकि भाई विषय कुछ ऐसा चल रहा है ना कि जीवन जीने की कला हो तो उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। हाँ। लेकिन थोड़े बहुत तो हम साझा कर सकते हैं, जैसे कि आप जो विचार करते हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाएं, और अच्छी किताबें, अच्छी संगत और अच्छी जो भी फिल्में देखें, चाहे वो नाटक देखें या कुछ भी देखें, तो उसका विषय कुछ अच्छा हो जो कि आपको खुद समझ में आएगा कि उसको पढ़ने, देखने, सुनने के बाद आपका मन हल्का होता है या बोझिल हो जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हॉरर फिल्म हो या कुछ भी हो, आपको उस समय लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आपका कहीं मन भारी तो नहीं हो रहा है, आपको भूख तो नहीं ऐसा लग रहा है कि बंद हो गई, है ना, बिल्कुल, या आप कुछ काम करने लायक नहीं बचे। तो कुछ जीवन कला जो है वो ऐसे भी समझी जा सकती है कि उसको करने के बाद आपको क्या लग रहा है। यानी हमारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि हम किस मकाम को हासिल करते हैं। इसके लिए अच्छे विचार रखें और अच्छा सोचें और अच्छा करें। इसके अलावा सफलता के लिए हमें धैर्य भी रखना चाहिए बुआ जी। वैसे ये बात आपसे ज्यादा और अच्छा कौन समझा सकता है कि धैर्य का क्या महत्व है। देखिए, सब सोचते हैं कि जो सफल व्यक्ति है ना, अरे वो इतनी ऊंची जगह पर है, देखो कितना अच्छा ऐशो आराम में है, लेकिन उसके पीछे असफलता की और संघर्षों की एक लंबी कहानी होती है जिसकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती है। तो उसे भी देखें, और अगर आप भी अपने जीवन में उस मकाम को हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें और असफलताओं का सामना करना भी सीखें। उसे निराश होने की बजाय आशावादी बने और सोचें कि ये अगर एक पड़ाव पर मैं असफल हुआ हूं या हुई हूं तो आगे सफलता भी मेरा इंतजार कर रही होगी, वहां तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि सीढ़ियां आगे भी हैं, एक सीढ़ी पर ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है, कदम आप आगे बढ़ाते रहें। कहीं ना कहीं हमें यह भी लगता है साथियों कि आप जो है सबके समान जिंदगी में साथ साथ सुख दुख चलता रहता है, परेशानी चलती रहती है, कहीं थम नहीं जाता आदमी। ये ताना बाना है। अगर आप सोचेंगे हमें सुख सुख मिले तो वो पूरा वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा जीवन आपका, क्योंकि बिना दुख के, बिना परेशानी के सुख और आनंद का कोई महत्व नहीं है। ये हिस्सा है हमारी जिंदगी का, तो आप उसे आत्मसात करते हुए चलें। फिर बात आती है कि हम किसी और का देखें ही क्योंकि वो किस मकाम पर पहुंचा है। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, फिर देखिए जो आपको मिलेगा वो बेहतरीन ही होगा। जी। और इसके अलावा सुकून और सफलता की क्या परिभाषा, ये हमें खुद तय करना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी को किस चीज में सुकून मिलता है, किसी को किस
चीज में सुकून मिलता है। किसी को पंखे में, किसी को एयर कंडीशन में। हाँ, और किसी किसी को तो पूरे घर एयर कंडीशन बन जाए फिर भी सुकून नहीं मिलता है। सही, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए ये परिभाषा हमें खुद तय करनी होगी, क्योंकि सफलता बहुत सारे गैजेट से या बहुत सारे साधनों से नहीं मिलती, बल्कि सुकून जो है वो हमें मन से मिलता है। अगर हमने सोच लिया कि हाँ, ये जितना है बहुत आनंददायक है, इसमें मैं बड़ा सुख महसूस कर रहा हूँ, इसमें मेरा परिवार कितना शांति से रह रहा है, अगर ये सोच है हमारी, तो उन चीजों में भी हमें बहुत सुख मिलता है। वरना बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि असंतुष्ट हैं अगर आप, तो वो चीजें हमें खुशी नहीं देती है। इसके लिए ये भी एक कला है कि आप संतुष्ट होना सीखें। हाँ, गोधन गजधन बाजधन जब आवे संतोष धन, तभी सब धन धूल समान तभी होता है। और ये बात यूं ही नहीं कही गई है। और वैसे भी एक बात और है, ये तो वर्ड फेमस है ना, कि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ ये जो तुमने बताया ना अभी, ढेर सारे उपकरण, उनको इकट्ठा करने में गवा देते हैं। और उसका आनंद लेने के लिए सोचते हैं कि कभी और दूसरा जन्म आएगा। वो आता वाता नहीं है, ये समझ लीजिए। और या तो आपके बच्चे उसका प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर उन्हें सक्षम बनाया है तो वो तो सब किनारे रख देंगे, नया लेंगे। तो बेहतर है कि आप आनंद साथ साथ लेते चले। चीजों को सिर्फ संकलित करने में, संग्रहित करने में ही अपना समय न गुजारें। तो जीवन जीना है अगर आनंद से, पहले तो ये तय कर लें कि आपको आनंद से जीना है। देखो, है कि नहीं? जैसे तुमने कहा ना कि सब कुछ आ गया फिर भी संतोष नहीं है, तो पहले तो जितना है उतने में संतोष करेंगे तो आप आनंद में रहेंगे। सबसे पहली जो गुण है वो यही है। तो ये मंत्र है, इसको आप अगर बांध लेंगे तो फिर तो सब बेकार है, आप बस जहां पर हैं वहीं खुश है कि नहीं? हाँ, और बुआ जी एक बात और है कि अगर हमारे पास जरूरत से अगर थोड़ा ज्यादा आ जाए तो हमें थोड़ी दूसरों की चिंता भी कर लेनी चाहिए। कभी ज्यादा होता है, जितना रहता है सब कम रहता है मंजू, है ना? यही तो हम बात कहना चाह रहे हैं कि ये भी एक कला है कि आप ये सोचें कि अरे इतना कुछ तो है मेरे पास, बस ये तो बहुत है मेरे जीने के लिए, अब जो है ये तो मेरे पास ज्यादा है थोड़ा अपने आसपास भी नजर डालिए। कुछ जरूरतमंद लोग अगर आपको दिख जाते हैं तो उनकी थोड़ी मदद करिए और सोचें कि उनके जीवन में भी थोड़ी खुशियां आ जाए, तो क्या इसमें हर्ज है? हर्ज है, बल्कि उनकी खुशियों में आप खुश होइए तो फिर देखिए कितना मजा आता है आपको। और एक बात और है, यहाँ पर थोड़ा सा तुलना आप कर सकते हैं। है ना? वैसे तो हम कहते हैं कि किसी और की तरफ न देखें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तुलना कर लीजिए कि आपके पास कितना है और उनके पास कितना कम है। इसके लिए थोड़ा सा नीचे की ओर भी देख लें, जो हमसे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, वैसे तो कोई उच्च नीच नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभाव में जी रहे हैं उनकी तरफ थोड़ा देखें कि कभी कभी क्या होता है, बहुत ठंड में सिकुड़ रहे होते हैं, फिर भी बहुत हीटर वीटर लगा लेते हैं, और कुछ लोग जो है फुटपाथ पे भी एक छोटा सा कंबल लेकर सो रहे होते हैं और बड़ी गहरी नींद में होते हैं। तो उनसे सीख लें, सबक लें, और ऐसे लोगों को अगर आपके पास लगता है कि ज्यादा है तो आप दें उनको। बिल्कुल। और उन्हें भी, और एक बात और है कि अपने साथ चीजों को देखें कि आपने कितने साल से उनको छुआ भी नहीं है, वो आप दे दें चुपचाप। तो दूसरों को देने में जो खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ये भी एक जीवन जीने की कला है। वो देने के बाद पता चलेगी मंजू। बिल्कुल, वो देने के बाद ही, क्योंकि उसको केवल महसूस किया जा सकता है, वो कोई हमें कहेगा नहीं। हाँ, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा भाई इसके लिए। बिल्कुल, ना तो कोई आपकी तारीफ करेगा, ना आप किसी ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाएंगे, ना कोई ओहदा मिलेगा, लेकिन मन को जो सुकून मिलेगा वो इन सब चीजों से बहुत ऊंची चीज होगी। और मंजू, जो तुमने कहा तारीफ नहीं करेगा, वो आप जब देंगे ना, एक छोटा सा चिप्स का पैकेट भी अगर आप एक छोटे बच्चे को देते हैं, जब एक बार ऐसे ही हुआ दुकान में, और वो ऐसे उसने उंगली रखा, लेकिन शायद उसके पास 10 रुपए नहीं थे और कुछ सामान हम लोग खरीद रहे थे, हमने दे दिया, तो वो जाके घूम घूम के बार बार देख रही थी, जो उसकी निगाहें बता रही थी, वो नजरें जो बता रही थी, वो मतलब सबसे बड़ा सुख था। हाँ, तो बस इन छोटी छोटी खुशियों को आप अपने जीवन में अपनाते रहिए। अब कैसे अपनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, यही जीवन जीने की कला है, और इसी कला को हमें अपनाने की कोशिश करनी है। इस पर और विचार करिए, हम गीत सुनवाते हैं आपको। जी। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो।
सूरज है जैसे गगन में, फिरते थे आजाद हम तो चमन में। चांद और सूरज है जैसे गगन में, अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा। धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। तो बुआ जी, आज हमें भी वो दिन याद आ गया जब हमारी परीक्षाएं थी। केवल तुमको नहीं भाई, देखो हमारे साथी भी बस जुट गए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें लिख के भेज डाली। हाँ। और बड़ी मजेदार मजेदार बातें हैं, बिल्कुल। और उनके जो अनुभव है वो उन्होंने बताए हैं। उनमें से एक हमारी साथी ये लिखती हैं कि परीक्षा की घबराहट सिर्फ परीक्षार्थी को नहीं होती, गार्जियन को भी होती है, यानी माता पिता को भी होती है। जैसे ही ये टॉपिक आपके प्रोमो में देखा तो मुझे बोर्ड की परीक्षा याद आ गई। और लिखती हैं कि मेरी 7वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा थी। नर्वस तो थी मैं, एक छोटे स्कूल में पढ़ती थी और सेंटर एक बहुत बड़े स्कूल में आया था। और मेरे गार्जियन मुझे लेकर गए। एहतियात के तौर पर उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड अपने पास रख लिया कि मैं कहीं रास्ते में गिरा ना दूं। जब मैं वहां पहुंची तो गेट पर वो कार्ड को दिखाकर मैं घुस गई, पर एडमिट कार्ड मेरे गार्जियन मुझे देना भूल गए। देखिए कितनी कैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन हो जाती हैं। बिल्कुल। लगातार हिदायत दे रहे थे, घबराना नहीं, आराम से लिखना, रोना नहीं, क्योंकि मैं बात बात पर रोती थी घबराहट में। बड़ा स्कूल, बहुत सारी लड़कियां, टीचर सारे देखकर होश गुम हो गए। एक तो जान पहचान के सहेलियां भी थी, सबकी दूर दूर सीट थी। खैर मैं एग्जाम हॉल में गई, कॉपी मिली, सभी एडमिट कार्ड से देखकर कुछ नंबर डाल रही थी कॉपी में, पर मेरे पास तो कार्ड ही नहीं था। बस मेरा गंगा जमुना बहना शुरू। टीचर मेरे पास आई, मैंने अपनी बात बताई उन्हें। अभी बात चल ही रही थी कि वहाँ एक व्यक्ति आए और कहा कि इंदु कौन है, ये प्रिंसिपल मैडम ने भिजवाया है। मेरा एडमिट कार्ड था। बाद में पता चला कि मेरे नाना जी ने प्रिंसिपल साहिबा को दे दिया था और प्रिंसिपल मैडम ने कार्ड भिजवाया था। क्लासरूम में टीचर जिन्होंने मुझे चुप कराया था, मेरे सीट के बगल में बैठकर सारा मेरा रोल कोड लिखा और बोली आराम से लिखो, कोई बात नहीं। घबराहट मेरे नाना जी को भी थी। आज भी उस बात को याद करती हूँ तो घबराहट का वो मंजर मुझे याद आ जाता है। लेकिन भाई देखो, ये तो वाकई है घबराहट की बात। हाँ। जब आपके पास बहुत, जो कहते हैं ना, सारे अस्त्र शस्त्र चाहिए, उसमें से एक ही न हो, वो सबसे बड़ा वाला जिसमें कि आपको प्रवेश मिलना है। कॉपी शुरू ही उससे होती है। लेकिन जैसे हमने बोला ना कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो बड़े मजे से एग्जाम देते होंगे, तो ऐसे भी लोग हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रणाम लिखा है सबको, श्रोताओं को नमस्कार, प्यारी बुआ और मंजू को नमस्कार। फिर परीक्षा के समय लिखा है कि घबराहट मुझे कभी नहीं हुई, मैं हमेशा नॉर्मल ही रहता था किसी भी परीक्षा में। एक ही दिन की तैयारी पर कभी डिपेंडेंट नहीं रहा, पूरे साल भर की तैयारी के साथ परीक्षा देने जाता था। सबसे बड़ी खासियत, जिस दिन परीक्षा होती थी उस दिन सिर्फ एक बार बुक पलट कर देख लेता था, वो भी
बहुत बड़ी बात लिखी है उन्होंने, रेडियो पर विविध भारती सुनते हुए, क्या बात है, क्या बात है। पर बुआ जी सबकी अगर ऐसी मनस्थिति हो जाए तो क्या बात है ना, फिर परीक्षा से किसी को डर नहीं लगेगा। नहीं, देखो क्या होता है ना, तैयारी के बाद भी आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, वो हर समय आपका साथ दे, ये जरूरी नहीं है। है कि नहीं जी। और एक श्रोता तो ये लिखते हैं कि बुआ जी मेरी तो भूख ही मर जाती थी परीक्षा के दिनों में, और वो भूख परीक्षा खत्म होने के बाद ही जगती थी। जिस दिन आखिरी पेपर होता था उस दिन मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि सर से बहुत बड़ा बोझ जो उतर जाता था। सचमुच परीक्षा होती है ऐसी, जब तक पूरी खत्म ना हो जाए ना, हम ऐसा लगता है कि एक 10-20 किलो का पूरा बोझ हमारे सर पर रखा हुआ है और हम चल नहीं पा रहे हैं, उस बोझ को ढोते चले जाते हैं। लेकिन इसके संग संग एक बात और होती है कि परीक्षा के बाद घबराहट तो खत्म होती ही है, नींद भी उड़ जाती है। हालांकि परीक्षा के समय तक तो हम सब बहुत सोचते हैं कि जैसे ही ये खत्म होगी हम पूरे दिन सोएंगे। पहले दिन माता पिता से कह दिया जाता है कि आने के बाद फिर मत कहना कि ये करो वो करो, हम 2-3 दिन तक तो जम के सोएंगे। लेकिन उसके बाद जो नींद गायब होती है ना, वो तो पूछो मत, है कि नहीं? बिल्कुल, खुशी के मारे नींद उड़ जाती है कि चलो अब वो बर्डन जो है वो हट गया है। तो इसी तरह से और भी लोगों ने बातें लिखी है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैं 10वीं कक्षा में था तब सभी लोग कहते थे कि 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रश्न पत्रिका के बाहर के सवाल ज्यादा आते हैं। तब मैं बहुत ही डर गया था कि ये बाहर के प्रश्न कैसे या कौन से होंगे। देखिए बुआ जी, अब हम जीवन जीने की कला की हम बात कर रहे थे, तो हम दूसरों की बात कर रहे थे ना कि दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से कुछ लोग जो है यही काम करते हैं कि वो डरा देते हैं दूसरों को, कुछ ऐसी बातें बोल करके कि घबराहट में वो जो उसे आता है वो भी भूल जाता है। सही बात तो दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान न दे, आपकी तैयारी कैसी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पूरे आत्मविश्वास से आप सराबोर रहें, उससे लैस हो जाएं, बिल्कुल तैयार रहें, तब आगे बढ़ें। और एक साथी लिखते हैं कि मुझे तो परीक्षा का डर इतना रहता था कि परीक्षा के दौरान बिल्कुल नींद नहीं आती थी, रात भर पढ़ती रहती थी, बीच बीच में चाय पीना घूमना फिरना होता रहता था, लेकिन सोती नहीं थी क्योंकि अधिकतर सुबह जल्दी पेपर होता था। मुझे लगता था अगर सो जाएंगे तो जो याद किया सब भूल जाएंगे, और देर होने का भी डर रहता था कि कहीं लेट न हो जाए। हालांकि आजकल के माता पिता की तरह हमारे माता पिता इतने सख्त नहीं थे, अतः मेरी मेरिट में तो कभी नहीं आ पाए, पर फेल भी कभी नहीं हुए। क्या बात है। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, मतलब उम्मीदें बच्चों से नहीं रखनी, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक अलग क्षमता होती है, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की या परीक्षा देने की। तो उनकी क्षमताओं का आकलन उन्हें खुद करने दीजिए कि वो किस तरह से कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये कहें कि भाई आपको फर्स्ट क्लास आना है, मेरिट में लाना। इससे बच्चा और ज्यादा घबरा जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे खुद घबराए रहते हैं, माता पिता ना भी कहें तो भी बच्चे सोचते हैं कि हमें फर्स्ट आना है। तो भाई आप भी अपने आप को इतना बड़ा बड़ा चुनौती न दे, थोड़ा आराम आराम से रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? हाँ। और एक श्रोता लिखते हैं कि पाठशाला में सुबह 7 बजे की परीक्षा हो तो रात में 2 बजे जगकर पढ़ना शुरू करता था। बड़े भाई भी उसी पाठशाला में मुझसे केवल 1 वर्ष आगे थे, सो उन्हीं के पिछले वर्ष के ही प्रश्न पत्र तैयार करता और मेरा काम बन जाता। बस गणित में मात खा जाता, रट्टा मारने के उपरांत भी, क्योंकि उसमें रट्टा नहीं चलता। और वैसे परीक्षा की तैयारी करने का भी बुआ जी ना सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी को रात में पढ़ाई अच्छी होती है, किसी को सुबह उठ करके पढ़ाई करने की आदत होती है, कोई साल भर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता है, और कोई परीक्षा आने के कुछ ही दिनों पहले दिन रात पढ़ाई में लग जाता है। तो ये एक सबका तरीका अलग होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ट्रांजिस्टर लगाते रहते हैं, 1 घंटे ट्रांजिस्टर लगाते हैं और 15 मिनट पढ़ते हैं। और किसी के साथ सतत पीछे गाना बजता रहता है। तो मंजू, हम लोग भी एक गाना सुन लेते हैं, फिर परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। जी। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम
जब जब जुबां पे आए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। बुआ जी, जब जब परीक्षा की बात याद आई तब तब घबराहट भी साथ आई ये भी सही बात है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल वर्ड फेमस है कि घबराहट होने से कभी कभी जो होता है ना परीक्षा में, हाँ। मदद भी मिलती है। बिल्कुल घबराहट ना रहने से कभी कभी हम जैसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, तो उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ चीजों में, जैसे अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो थोड़ी सी घबराहट जो है वो बनी रहनी सपोर्ट भी, चाहिए। हाँ, सपोर्ट करती है। और एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि जी। मैंने तो सिर्फ 10वीं क्लास की पढ़ाई की, 10वीं बोर्ड का एग्जाम था तो मैं तो उपन्यास पढ़ रहा था। ओहो। मेरे दोस्त लोग मुझे कहते थे कि पढ़ाई कर ले, मैं कहता था कि पढ़कर करना क्या है, अपने को तो ये लास्ट एग्जाम देना वैसे ही दे दूंगा, पास तो वैसे ही हो जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस था। और अच्छा। हुआ भी वही, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। एक सब्जेक्ट में डील की थी और एक सब्जेक्ट में 10 नंबर से डी लगने से चूक गया, क्योंकि वो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ना बंद कर दिया था। ओहो। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब इन्होंने सारी लगाम अपने हाथ में रखी थी और इन्हें पता रहा होगा कि डी लाना ही है। हो सकता है इन्होंने तय किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है और ना? एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि 45 साल की उम्र में वायलिन की परीक्षा दिलाई तब भी डर लगता था। क्या बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको सलाम करते हैं हम लोग कि आपने 45 साल की उम्र में परीक्षा दी और सीख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? बिल्कुल। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि परीक्षा में घबराहट होना मामूली सी बात थी, एक दिन पहले दिमाग पर तनाव आ जाता था, रात में देर तक पढ़ाई करती थी, उससे ज्यादा उस दिन ज्यादा घबराहट होती थी जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता था। सुबह सुबह पेपर में रिजल्ट आ जाता था, पर तब खुशी मिल जाती थी जब रिजल्ट अच्छा सा आता था। साथी लिखते हैं कि विविध भारती टीम को नमस्ते, प्यारी बुआ को नमस्ते। मेरी फार्मेसी की 20 अप्रैल से परीक्षा चालू है। बस ऐसा लगता है कि बुआ जी कि कल 20 कल आने वाली है। सब लोग यही पूछते हैं कैसी तैयारी है। बस हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और 1 घंटे के लिए सखी सहेली भी सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं हम भाई कह देते हैं। और इन्होंने लिखा है बुआ जी हमने भी थोड़ा परीक्षा के लिए मूल मंत्र और अपना अनुभव भी साझा करें, जिससे हमें थोड़ा सुकून और प्रेरणा मिले। मतलब हम बताएं। हाँ। ओहो भाई, हम तो हंसते बोलते ही एग्जाम देते थे। तो साल भर वाली पढ़ाई जो होती है ना, वो क्योंकि तनाव के समय बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी दिमाग से निकल जाती है। हाँ, क्षमता को 10-20% तो प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल बुआ जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी थोड़ी घबराहट जरूर होती थी, और जब पेपर पूरा हो जाता था तब थोड़ी शांति और सुकून मिलता था कि हाँ चलो जितना पढ़ा था उसमें से जो कुछ लिख सकते थे वो लिख दिया। लेकिन पूरी घबराहट तो खत्म तभी होती थी जब परीक्षाएं खत्म हो जाती थी। बिल्कुल, परीक्षाएं खत्म हो जाती थी, लेकिन एक बार धुकधुकी तब फिर बढ़ती थी, धड़कन दिल की तब बढ़ती थी जब परीक्षा का परिणाम आने वाला होता था। क्योंकि भाई तब तो लगता था कि परिणाम तो बस ऊपर वाले के हाथ में, न जाने कैसा आएगा। और एक साथी हमारे लिखते हैं बुआ जी कि मुझे अपनी घबराहट का तो याद नहीं, पर मेरी माँ को बहुत घबराहट होती थी। सुबह जल्दी जगाकर मुझे पढ़ने बैठा देती थी, स्वयं सो जाती थी। मैं नीचे पढ़ती थी, वो छत पर सोती थी। अचानक उन्हें लगा कहीं मैं सो ना गई हूँ, तो वो जल्दी से छत से सीढ़ी से उतर रही थी, अचानक गिर गई और चोट खा गई। तो भाई ये तो बड़ी मतलब मजेदार बात है। पहली बात तो ये कि आप को लगता है कि माँ फिर सो जाती थी। हाँ। लेकिन ये सोचिए कि जगाने के लिए पहले जगती भी तो थी। हाँ। है कि नहीं? तो बिल्कुल, हमारी तो घबराहट होती है, लेकिन हमारे घर वाले भी हमारी कितनी चिंता करते हैं, तो इस बारे में भी हमें जरूर सोचना चाहिए। और फिलहाल हम सोच रहे हैं कि आपको एक गीत सुनवा दें। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे, बांधी है जो दिल से अब ये डोर, जिंदगी भर न टूटे। अब ये
वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन, जमाना चाहे छूटे। बदले ना हम तुम कभी, रुत ये बदलती रहे, दो दिनों की ये बात चलती रहे। आके बहारों की छाँव जाती रहे, ढलती रहे, ना फिरे ये नजर दिल से, दिल न रूठे, जमाना चाहे छूटे। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन। तो बुआ जी, जिन भी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं या शुरू होने वाली है, उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं कि बिना घबराहट के इत्मीनान से अपने पर्चे लिखें और अच्छे नंबरों से वो पास हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार।